Nazrin, welcome back. You are watching Business Plus and I am your host Tariq Khan Javed. Today we will talk about stagnant stock market, why this market has stopped. हमने देखा था पिछले दिनों काफ़ी इसमें तेज़ी थी, एक बैग इसमें एक स्लो डाउन आई है और 13,300 का ऐसा लगता है कि एक बैरियर बन गया है जिसके आगे मार्केट जा नहीं रही। इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने दावत दी अमीन यूसुफ साहब को, जो कि सीईओ हैं AKY सिक्योरिटीज़ के, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ KSE कराची स्टॉक एक्सचेंज, और अभी जो एक्सपेल्ड मेंबर्स कमेटी है उसके भी ये मेंबर हैं और इसको देख रहे हैं। अमीन साहब, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि हमने पिछले दिनों कुछ इम्प्रूवमेंट देखी थी जब से CGT का मामला कुछ हल होता हुआ नज़र आया। अब हम ये देख रहे हैं कि एक बैग जो है ना वो जो SRO आने वाला था वो आया नहीं। आज हम 26 मार्च में बैठे हुए हैं, पहली तारीख का वादा था, अब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की बातें हो रही हैं। आप कैसा देख रहे हैं, क्या हुआ, क्यों इसमें ये चीज़ आते आते क्यों रुक गई है, और आर यू रियली एक्सपेक्टिंग इट टू कम और नॉट? देखिए, सबसे पहले तो हम मार्केट की बात कर लें। जो आप कह रहे हैं स्टैग्नेंट हुई है मार्केट, उसकी वजह ये कि रिजल्ट सीजन ओवर हो गया है। अब फिर ऑब्वियसली फर्स्ट क्वार्टर के कुछ रिजल्ट्स आएंगे, कुछ सेकंड क्वार्टर के आएंगे, थर्ड के आएंगे, तो अब वो रिजल्ट्स पे मार्केट परफॉर्म भी कर रही है। देखिए, CGT का तो ठीक है, जो था कि आएगा फर्स्ट को, तो कमिटमेंट हो गई, ऑब्वियसली मार्केट उस पर ट्रिगर करेगी। लेकिन मेन तो आपके रिजल्ट सीजन होते हैं ना, रिजल्ट पे ही मार्केट के जो स्टॉक्स होते हैं जो लिस्टेड हैं, ऑब्वियसली उनकी अर्निंग्स के हिसाब से मार्केट में परफॉर्मेंस होती है, और कितनी PE पे वो ट्रेड कर रहा है और क्या रिजल्ट्स आए हैं, तो ऑब्वियसली वो ज़रूरी होता है। और मार्केट अगर आप देखें, रैली मार्केट ने कहाँ से बनाई है, 10,800-900 से रैली बनाई है, तो ऑब्वियसली उसमें ये होगा कि फर्स्ट करें आपने अगर इन्वेस्टमेंट की, कोई इन्वेस्टर आता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, उसको लग रहा है वो बुलिश ही लग रहा है, तो वो ऑब्वियसली उसको स्विच ओवर कैसे करेगा। उसकी अगर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट भी ऑब्वियसली कितनी लगेगी, रुक जाएगा। फॉरेन इन्फ्लोज की खास तौर पे मेरे ख्याल में ज़रूरत है हमें, कि जैसे पहले फॉरेन इन्फ्लोज आते थे, वो क्यों आते थे कि मार्केट में हमारे वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होते थे, वॉल्यूम की वजह से आते थे कि आपको एग्जिट फॉरेन ईजिली मिल जाता है। अगर फर्स्ट करें किसी को एग्जिट करना है, एंट्री होना है, तो कोई बैरियर्स नहीं थे और इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स थे, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम्स वापस आ रहे हैं। तो एक तरह से जो ब्रोकर कम्युनिटी के लिए बेहतर है, सबके लिए बेहतर है। देखें ना, अगर ब्रोकरेज इनकम बनेगी तो एक्सचेंज को भी फ़ायदा होगा, SSCB को भी लागा मिलेगा, हर एक को, मतलब एवरीबडी विल बी बेनिफिशियल, गवर्नमेंट को टैक्सेस भी मिलेंगे। अब दूसरी बात आ जाती है कि CGT के जो SRO का, देखिए उसके लिए काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। अच्छा। और देखिए उसमें नेशनल क्लियरिंग ने काम करना है, छोटा सा टास्क नहीं है, बहुत बड़ा टास्क है कि जो मार्केट में अगर परचेजिंग होगी, नेशनल क्लियरिंग किस तरह से डिटेक्ट करेगा, उसके सॉफ्टवेयर्स बनते हैं। ये एक दिन में तो सॉफ्टवेयर नहीं बन जाते, ऑब्वियसली पहले तो सॉफ्टवेयर में आपको पता है टेस्टिंग होती है, उसकी प्लानिंग होती है कि किस तरह से क्या क्या फील्ड्स बनेंगी और क्या होगा, फिर उसके बाद टेस्टिंग होगी, और ऑब्वियसली टास्क है, कोई छोटा टास्क तो है नहीं। तो ये पहली तारीख का डेट क्यों दिया गया? देखिए, पहली कोशिश तो पूरी है, नेशनल क्लियरिंग पूरी कर रहा है। हमने 1.5 महीने तक की जो रैली देखी उसमें इसका बड़ा हाथ था। जी, लेकिन देखिए वो टारगेट एक आदमी के पास था कि पहली को आ रहा है। जी, लेकिन आगे अगर एक हफ्ता 10 दिन भी आगे पीछे मैं कहता हूँ हो जाएगा, लेकिन कमिटमेंट तो स्टिल है ना, ये तो नहीं कि कमिटमेंट से कोई बैक ऑफ कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसी जो खबर आई थी कि वो SRO तो नहीं आ सकता इस सिलसिले में। जी, इनकम टैक्स के जो रूल्स है उसमें तब्दीली आएगी, जिस तरह से कमर्शियल बैंक के रूल्स हैं, इसी तरह स्टॉक कैपिटल मार्केट के लिए एक अलग शेड्यूल, एक अलग पैराग्राफ इसमें ऐड किया जाएगा। जी, तो उस अब किस तरफ पेशरफ्त हो रही है, उस तरफ हो रही है या ऐसा? उसी तरफ ही होगी, ऑर्डिनेंस के थ्रू ही होगा ये सारी चीजें। अच्छा, ऑर्डिनेंस आएगा। जी, अब तक जो न्यूज़ है वो है, अब आगे का हम नेवर नो कि अभी क्या चेंजेस हो जाए, क्योंकि जो उनकी कमेटी बनी हुई है रिफॉर्म्स कमेटी, वो डिसाइड करती है, आगे जाके उनके मेंबर्स मीटिंग करते हैं और फाइनल उन्होंने डिसीजन लेनी है। जो डिसीजन लेनी है आगे जाके कम्युनिकेट होगी नेशनल क्लियरिंग को या स्टॉक एक्सचेंज को, तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा पता होगा कि आगे क्या होगा, आगे का प्लान क्या है। लेकिन ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होनी हैं, और जो एक कमिटमेंट हुई है ऑब्वियसली इसी पे मार्केट ट्रिगर कर रही है। और आप देख रहे हैं रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे बेहतर आए, रिजल्ट तो बड़े अच्छे आए, और उसके इसी ऐसे हालात में आप देखें रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस है, अगर सारी चीज़ें सही हो जाए तो आप खुद सोचें कि रिजल्ट्स क्या आएंगे, क्या ज़बरदस्त आएंगे। अच्छा, ये खासतौर से जो बैंकों के रिजल्ट इतने अच्छा आ रहे हैं, उसके पीछे आप क्या फैक्टर? देखिए, NPLs के है, और स्टेट बैंक ने मेरे ख्याल में शायद इनको जो फोरक्लोजर होता है या कोई चीज़ ऐसी जो डिस्पोज ऑफ करनी होती है, उसमें कुछ उन्होंने परसेंटेज का उनको एडवांटेज दिया है, तो इसकी वजह से नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की जो परसेंटेज उनकी नीचे आई है, जो रेशो नीचे आया, तो इसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स भी अच्छे आए हैं। लेकिन अगर जितने भी बैंक्स अगर आप देखें, ज़्यादातर उन्होंने जो गन थी वो साफ कर दी है। अच्छा, एक तरह से, और ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है अब बैंक्स ने भी देखा है कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग उनको ही देना है, जो सबक सीखा है लोगों ने, जो डिफॉल्ट्स हुए हैं,
तो अब वो कंजर्वेटिव हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि आगे जाके बैंक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो खराब परफॉर्म नहीं करेंगे और जो एनपीएल्स जो है ना आगे जाके कम होंगे। अब ये कि इंडस्ट्रीज की बात है, इंडस्ट्रीज को अगर जो लोन दिए हुए हैं और जो एनर्जी क्राइसिस है अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही है, उनके अगर एनपीएल्स आते हैं तो वो अलग बात है। अच्छा, दूसरा जो सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो सीमेंट सेक्टर है। जी, बिल्कुल। उसके पीछे क्या फैक्टर्स आप देखिए डिमांड्स बढ़ रही है। अब देखिए होता ये है कि जब इकोनॉमी चलने लगती है, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेहतर होती हैं तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी होती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी तो सीमेंट्स की डिमांड बढ़ेगी, इंडिया में भी आपकी एक्सपोर्ट्स होगी, वहाँ भी डिमांड्स हैं। तो अगर रीजनल हालत बेहतर होंगे, देखिए दुनिया भर की अगर हालत बेहतर होंगे तो ज़्यादातर डिमांड हर चीज़ की बढ़ेगी, ग्रोथ होगी। अच्छा, तो डिमांड्स तो बढ़ेंगी। मोस्ट फेवर्ड नेशन इंडिया को देने की बात हो रही है, उसका आप समझते हैं कोई साइकोलॉजिकल या एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो रही है कि जी इंडिया की मार्केट खुलने वाली है तो सीमेंट सेक्टर क्योंकि एडवांटेज रखता है, बिल्कुल लगता है। और मैं तो 100 रुपए का कहते हैं पाकिस्तान को भी फेवरेट नेशन होना चाहिए और इसका वाइस वर्सा होना चाहिए क्योंकि देखिए हमारे पेपर तो हम 98 से है होना चाहिए क्योंकि हम भी चाहेंगे कि हमारी ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो, हर जगह से, इंडिया से नहीं हो, हर जगह से हो। और दूसरी कंट्रीज़ का भी हमें इस तरह से हमें करना चाहिए कि जहाँ जहाँ हमारे जो एवेन्यूज़ खुले हुए नहीं है उसको भी हमें प्रमोट करना चाहिए। फेडरेशन और चैम्बर तो काम कर रही है, गवर्नमेंट लेवल पे भी मेरे ख्याल में काम हो रहा है, तो इसको थोड़ा स्पीड अप किया जाए क्योंकि एक्सपोर्ट्स हमें बढ़ानी, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई और इंपोर्ट अगर हमारी नीचे होंगी तो हमारा डेफिसिट खत्म हो जाएगा। डेफिसिट जब हमारा क्यों है, ऑयल की वजह से, जैसे हम पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि ऑयल को अगर डेफिसिट हमारा कंट्रोल में आ जाए तो हमारी इकोनॉमी छोटी सी, हमें कोई इशूज़ नहीं है, सिर्फ ऑयल का एक इशू है जो हमें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। और एग्रीकल्चर कंट्री है, कोई इशूज़ नहीं है अगर हम इसको प्रॉपर वे में, सारी वही बात है, मैनेजमेंट प्रॉपर वे में चले ना, सारी चीज़ें अगर प्रॉपर वे में चले तो कोई इशूज़ नहीं होते। वही प्राइवेट आप जैसे चलाते हैं, गवर्नमेंट खाता चलता है, प्राइवेट खाते की तरह अगर पार्टनरशिप चल रही है, होना ये चाहिए कि जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए। भले आप 25% दे दें, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि 50% का स्टिक दे दें, उसमें कोई चेक्स भी होंगे और काम भी स्मूथली चलेगा। और आपके आईपीओस भी आएंगे और आपके मार्केट में थोड़ा गहमा गहमी भी होगी। अच्छा, ये बताइए कि सीमेंट और बैंकिंग सेक्टर के अलावा और जो सेक्टर्स हैं उनमें कौन से सेक्टर्स को आप बेहतर देखते हैं? देखिए ऑटोमोटिव सेक्टर भी है जिसमें आप देखें ना, गाड़ियों के आप लेने जाएं तो आपको ऑन देना पड़ रहा है, अभी भी वही चीजें चल रही हैं, इंपोर्ट इतनी हो रही है और ये परफॉर्म वो कर रहा है। प्लस फर्टिलाइजर सेक्टर आपको पता है, लेकिन फर्टिलाइजर में इश्यूज है, गैस के जो इश्यूज आ रहे हैं उनकी प्रोडक्शन हर्ट होती है। अगर प्रोडक्शन हर्ट होगी ऑब्वियसली इनके रेवेन्यूज नीचे जाएंगे तो मार्केट पे उसका इफेक्ट आएगा। तो अगर आप ओवरऑल देखें ना, हमारी मार्केट में क्या है कि हमारी मार्केट में 15-20 स्टॉक्स ही होते हैं जो परफॉर्म करते हैं, मोमेंटम स्टॉक्स उनको कहते हैं, जिनमें वॉल्यूम्स होता है। कुछ सीमेंट में से हैं, कुछ फर्टिलाइजर में से हैं, कुछ बैंक्स में से हैं। अच्छा, ऑयल स्टॉक जो है, ऑयल स्टॉक भी ऑब्वियसली परफॉर्म, जो अगर देखें तो रैली वो नहीं बनी जो ऑयल स्टॉक्स को करनी चाहिए थी। अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं और इससे इसका इफेक्ट आएगा, ऑब्वियसली मार्केट लेगी। और ऑयल स्टॉक मेरे ख्याल में परफॉर्म नहीं किया, वो आगे जाके मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में परफॉर्म कर सकता है। ऑयल सेक्टर भी करेगा, लेकिन उसमें भी छोटे इन्वेस्टर को संभाल के काम करना चाहिए क्योंकि ऑयल सेक्टर जब नीचे आता है तो बहुत बड़ी हिट पड़ती है। लेकिन जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, डिमांड ऑयल की बढ़ रही है दुनिया भर में, अगर कोई भी ये बड़ी कंपनियों में से बड़े हिट्स बड़े डिस्कवरी करता है तो दैट शुड लीड टू ह्यूज एडवांटेजेस। उसमें अर्निंग्स में जैसे बहुत फर्क आ जाता है ना, कोई 50 पैसे 1 रुपए अगर काफी बड़ी डिस्कवरी हो रही है तो इसके अर्निंग्स पे इफेक्ट आएगा, तो ऑब्वियसली स्टॉक पे इफेक्ट आएगा, तो मार्केट ऊपर जाएगी। अच्छा, व्हाट अबाउट द मार्केटिंग, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनका क्या होता है इन हालात पे कि ऑयल ऊपर जा रही है? Do they gain or they lose? देखिए वो होता है कि कुछ इनके क्वार्टर्स होते हैं कि जिनमें उनको इन्वेंट्री गेन हो रहा होता है, उनको कुछ को इन्वेंट्री लॉस हो रहा होता है। वही वाली बात है, अगर ऑयल प्राइसेस नीचे चले जाएंगी और आपके पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है तो आपका इन्वेंट्री लॉस आएगा, और अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर चले जाती है और इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है तो इन्वेंट्री गेन आता है। ऐसे ही कुछ होते हैं कुछ सेक्टर्स में, जैसे अगर है इसमें कुछ कंपनीज में, जैसे फर्स्ट या सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर जो होता है आपका, अगर जून में से पहले अगर जो क्वार्टर होता है वो सही होता है, कुछ खराब होता है, मतलब ये तो आपको एनालिस्ट प्रॉपर्ली एनालाइज करके बताएगा। आई एम नॉट एन एनालिस्ट, लेकिन ये कुछ क्वार्टर्स अच्छे भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप तो क्लब करेंगे ना सारी चीजें। हाँ, वो ओवरऑल जैसे एक क्वार्टर में अच्छा आया तो दूसरे क्वार्टर में आप तो क्लब करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट आएगा, एक में लॉस हो जाएगा, उससे उनको ओवरऑल फर्क। ओवरऑल हमें तो देखें ना, ओवरऑल पिक्चर, व्हाट इज द ओवरऑल, व्हाट इज द फाइनल नेट ऑफ द ईयर, क्या आ रही है अर्निंग, उसी पे ऑब्वियसली मार्केट ट्रिगर करेगी। और इन्वेस्टर जो है वो सारी चीजें मॉनिटर कर रहा होता है। अब तो रिजल्ट्स ये कहना बिल्कुल गलत है होगा कि ऑयल प्राइसेस क्योंकि बढ़ रही है तो मार्केटिंग कंपनीज भी अच्छा करेंगी, और नहीं देखिए वो डिपेंड करता है इन्वेंट्री इनके पास क्या पड़ी हुई है, इन्वेंट्री है ज्यादा है कम है क्या, और क्या आने, देखिए ऐसा तो नहीं होता ना कि इन्वेंट्री खाली पड़ी हुई आ भी रही है, ट्रांजैक्शन में भी और एलसी भी लगी हुई है, तो पूरा एक साइकिल चल रहा होता है ना।
अगर वो साइकिल में अगर आगे प्राइसेस नीचे रिवर्स होगी तो ऑब्वियसली दे विल कम। व्हाट अबाउट रिफाइनरीज का भी यही रिफाइनरी में तो वो तो रिफाइन कर रहे हैं, अगर ऑयल मिल रहा है तो क्या किस तरह से काम कर रहे हैं अपनी वहाँ भी तो इन्वेंट्री का इशू आता इनके भी इन्वेंट्री, लेकिन वो ओवरहेड पे हो रहा है कि क्या हो रहा है, अगर फर्स्ट करे किसी ने रिफाइन करने के लिए ऑयल दिया हुआ है कंपनी को, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, अपनी भी होगा, अपना ऑयल भी होगा, किसी और से भी काम कर रहे होंगे उस पर कॉन्ट्रैक्ट पे भी होता है, तो ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है रिजल्ट पे, साइकिल पे, वही सारी चीजें साइकिल पे डिपेंड करती है। कोई चीज कांस्टेंट नहीं है, मैं आपको कह दूं कि ये वाला क्वार्टर सही है, वो वाला क्वार्टर सही है, आई एम नेवर नो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता उनकी इन्वेंट्री क्या है। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स होंगे जिसको आप अभी अपने नाज़रीन को रिकमेंड करना चाहेंगे कि आज आप फ़ोन पे तो हम आपसे लेते रहते हैं, आज डिटेल में बैठे। देखिए मैं ये कहूँगा जैसे ये पहले ऑर्डिनेंस आ जाए ना, तो इसके बाद फिर कुछ इन्वेस्टर अपना व्यू बना के काम करें, क्योंकि वो एक चीज़ फाइनल हो जाएगी। और जैसे स्टॉक्स में मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो इन्वेस्टर है उसको बैलेंस शीट आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि बैलेंस शीट क्या है, क्या अर्निंग्स है क्या नहीं है। ऐसे छोटे मोटे स्टॉक्स आप ले लेते हैं कि भाई 2 रुपये का स्टॉक है 4 रुपये हो जाएगा, ठीक है 4 रुपये हो जाएगा, 6 रुपये भी हो जाएगा, लेकिन उसमें कि वो भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। तो ये इन्वेस्टर को पे डिपेंड करता है, और प्लस साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है ना। अगर रिकमेंडेशन आप किस तरह से देंगे, जब तक आप क्लाइंट के साथ बैठेंगे नहीं, उसका विजन क्या है, तो ऐसे तो आप बोल नहीं सकते कि भाई तुम ये ले लो वो ले लो। अब वो किस किस्म का इन्वेस्टर है, कि रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है कि नहीं है, वो चाहता है सेफ काम करना चाह रहा है, वो डिविडेंड यील्ड पे काम करना चाह रहा है, वो ट्रेडिंग करना चाह रहा है। इन्वेस्टर की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। अब हम क्या करते हैं कि बस फ्लो कर देते हैं कि ये ले लो। अब डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर कौन सा इन्वेस्टर है, वो लेके खाली बैठने वाला है कि डिविडेंड उसको खाना है, या उसको ट्रेडिंग करनी है, उसको शॉर्ट गेन के लिए ले रहा है, या उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट आई है जो सिर्फ वो 6 महीने के लिए उसके पास अवेलेबल है। मुझे नहीं पता इन्वेस्टर की क्या, मतलब जो इन्वेस्टर है उसकी इन्वेस्टमेंट के टाइम फ्रेम क्या है, 1 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का है, उसके बाद ही आप सजेशन दे सकते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे लोग फ्लो कर देते हैं, भाई ठीक है ये ले लो बेच लो। जब तक आप उसके अपने इन्वेस्टर से मीटिंग नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि उसका क्या दिमाग है, उसको क्या करना है। वो रिस्क लेना चाह रहा है तो ठीक है, उसको ऐसे स्टॉक दिलाएं कि ठीक है उसको या तो छक्का लगे या तो क्लीन बोल्ड हो सकता है, या तो फिर वो डिविडेंड यील्ड पे रिलाई करना चाह रहा है, या वो ट्रेडिंग करना चाह रहा है कि रोजाना वो ट्रेडिंग करना चाह रहा है। तो इस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स मैं ये कहूंगा कि जब तक इन्वेस्टर के साथ नहीं बैठते, बल्कि आप एक काम करें, ऐसा कोई प्रोग्राम बनाएं, इन्वेस्टर्स को बुलाएं, अगर हर किस्म के इन्वेस्टर्स हों, और एक्सपर्ट्स को बुलाएं, ठीक है वो इन्वेस्टमेंट क्या करना चाह रहा है, वो इन्वेस्टर भी तो अपना बताए ना, तो उसका क्या फ्रेम। खाली पैसा तो बनाना हर एक को है, पैसा आपने भी बनाना है, मैंने भी बनाना है, लेकिन उसने करना क्या है, व्हाट इज उसका वो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छा, ये थोड़ी सी फंडामेंटल्स पे बात हो जाए। आज एक खबर आई कि हमारे जो अभी पीई रेशियो है 7 है। जी जी, डू यू एग्री विद दैट कि ये देखिए सेक्टर वाइज होगा ना। अब ओवरऑल, अब देखिए ये ओवरऑल बात होगी, लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे ख्याल में 7 होगा। आई डोंट एग्री कि कुछ जैसे सीमेंट है, ये ओवरऑल बात करना ही बेकार है मेरे ख्याल में। अब देखिए ना स्टॉक की बात, अब बात करते हैं, अब ओवरऑल बात करते हैं, फिर आप सेक्टर पे आ जाएं, फिर आप स्टॉक पे आ जाएं। एक स्टॉक है जो 7 पे कर रहा है, वो एक स्टॉक है 5 पे कर रहा है, आप कैसे एवरेज ले सकते हो? हमें तो स्टॉक आप पूरा केसी 100 क्या कहते हैं ऑल शेयर इंडेक्स तो खरीद नहीं खरीद रहे, आप तो खरीद रहे एक स्पेसिफिक स्टॉक, स्पेसिफिक 30 का अलग होगा, 100 का अलग होगा। नहीं, स्टॉक का भी अलग होगा ना, एक स्टॉक का अलग अलग होगा। देखिए एक हम जब एनालिसिस करते थे तो एक इंडस्ट्री के स्टॉक है, 2 स्टॉक हमने उठा लिए, फर्स्ट कर को दो टेक्सटाइल के स्टॉक उठा लिए। मैं दो टेक्सटाइल के स्टॉक उठाऊंगा, मैं स्पिनिंग का तो नहीं उठाऊंगा। अगर उसकी वीविंग की एक्टिविटी के स्पिनिंग की एक्टिविटी है, अगर पावर का है तो मैं पावर के 2 उठाऊंगा, सीमेंट का तो सीमेंट के मैं 2 उठाऊंगा। तो ऐसे तो नहीं होगा कि अलग सेक्टर को मैं कर दूं। एनालिसिस भी वही होता है कि सेम सेक्टर का हो, सेम इंडस्ट्री का हो, तब जाके एनालिसिस प्रॉपर होगा। तो आज की ये जो न्यूज हाईलाइट की गई वो ये थी, देखिए ये मैंने देखी नहीं जो है 7 का मल्टीपल मार्केट की बात की, अखबार का न्यूज़ है, मेरा नहीं। तो ये देखना पड़ेगा कि किसकी न्यूज़ है, डेली टाइम्स में, लेकिन उसमें वो कंपेयर कर रहे हैं कि कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये एनालिसिस किसका है आप मुझे बताएं ना सर। ये कोई राजा साहब है जिन्होंने लिखा है, राजन साहब है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में ही होते हैं, पता नहीं वो बेसिकली हाईलाइट 2 अच्छी चीजें कर रहे हैं उसमें। नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात ये कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि पिछले 3 हफ्ते में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है हमारी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो $3 मिलियन पॉजिटिव हुई है। ठीक है, गुड न्यूज। सेकंड गुड न्यूज इज लेकिन रिटेन रहती है तो गुड न्यूज। उसी से रिलेट करते हुए उन्होंने लिखा कि द रीजन इज बिकॉज पाकिस्तान के जो हमारा स्टॉक है उसके मल्टीपल 7 है, which is favorable to other regional and international market। इस पे जरा सा आप ओवरऑल तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखें ना ओवरऑल अभी इस लेवल पे इसमें तो हमारे हालात क्या हैं, एनर्जी की शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज है, ये सारी चीज़ें ओवरकम हो जाती है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाता है, तो आप खुद सोचें आपकी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ जाएगी। पहले जो मार्केट इतनी ऊपर थी क्यों थी, आपके हालात बेहतर थे। अभी भी मार्केट में अब जैसे बेहतरी आ रही है, इससे चीज़ें बेहतर होंगी, एनर्जी क्राइसिस आपका रिजॉल्व हो जाए, गैस का इश्यूज रिजॉल्व हो जाए,
और आपकी ऑयल की प्राइसेस, ऑयल की इन्वेंट्री का अगर कंट्रोल हो जाए तो आपके हालात बेहतर हैं। आप इस देखें ऐसे हालात में मार्केट में जो कंपनीज हैं, जो स्टॉक में लिस्टेड कंपनीज इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, अगर और हालात बेहतर होंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, देखिए बेहतरी की तरफ के जाएंगी। लिए थोड़ा एक इंटरनल सिचुएशन तो हम सबको पता पॉजिटिव है। देखिए, हम पॉजिटिव थोड़ा नहीं सा सोचते। रीजनल और इंटरनेशनल मार्केट पे तो नजर डालें कि हाउ आर व्हाट आर द पी रेशियोज फॉर इंस्टेंस ओवरऑल इन इंडिया और श्रीलंका, जी जी, बांग्लादेश या कोई थोड़ा सा वेस्ट का भी आप बताएं, हाउ हाउ बेटर वी देखिए आर। हम तो अगर देखा जाए ट्रेड करें तो नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर वहाँ पे 7, 8, 9, 10 पे अगर ट्रेड हो रहा है तो हमारा तो ऑब्वियसली अभी लोवेस्ट पे ही है। वो इसलिए कि मार्केट ने अभी 1-2 महीने से पिकअप करना शुरू किया है। इसके पहले तो उससे मार्केट पहले में और नीचे एक्टिविटी था, थी ही नहीं। है ना? नहीं, आपकी मार्केट में वॉल्यूम्स ही नहीं थे ना सर। वॉल्यूम्स नहीं थे तो आपकी एक्टिविटी कहाँ से होगी? एक्टिविटी नहीं थी तो ऑब्वियसली स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे। जब वॉल्यूम आएगा तो एक्टिविटी होगी, परफॉर्मेंस होगी, तो ऑब्वियसली प्राइसेस ऊपर होंगी तो आपका पी रेशियो भी ऊपर आएगा। तो ऑब्वियसली अभी रूम काफ़ी है, लेकिन वही वाली बात है कि हालात के ऊपर, जैसे ऑयल प्राइसेस, मेन कंसर्न हमारा है ऑयल प्राइसेस का। आप जैसे कह रहे हैं इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा? इन्फ्लेशन इसलिए वैसे बढ़ेगा कि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली टाइटनिंग भी आगे हो सकती है। अच्छा, जैसे कि हम एक कंपैरिजन देते हैं, जैसे राजन साहब ने ये हाईलाइट किया कि जी जी जी, हम का रिलेटिवली जो है बेहतर है, बेहतर है विच बिल्कुल। इज़ गुड। अब एक और जो फंडामेंटल एनालिसिस लोग करते हैं एज एन इकोनॉमिस्ट, वो करते हैं इंटरेस्ट रेट से, जी बिल्कुल कि एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। बिल्कुल अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो स्टॉक मार्केट नीचे बिल्कुल नीचे जाएगा, जाएगी। इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो स्टॉक मार्केट ऊपर उसकी जाएगा। वजह ये कि फिक्स में लोग चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल। Obviously, अब इसको अभी जरा से एक्सप्लेन करेंगे, अब क्या इसमें फेनोमेना क्या है? देखिए, इसमें यही है कि अगर फर्स्ट करें उसमें भी इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ इन्वेस्टर जो रिटायर्ड है ऑब्वियसली वो तो आते ही नहीं, उन्होंने तो सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर दिया। जो इन्वेस्टर मार्केट में आता है वो ये देखता है कि मार्केट में रिटर्न क्या है। एक स्टॉक में लेता हूँ, अगर मुझे डिविडेंड यील्ड उसमें मिल रही है, फर्स्ट करें 15-16% मुझे मिल रहा है साल का, डिविडेंड यील्ड की बात कर रहा हूँ, 15-16% मिल रहा है, और उसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन अलग है, तो 20% अगर मुझे स्टॉक में मिल रहा है तो मैं 12, 12.5 या 11.5 में क्यों जाऊंगा? नहीं जाऊंगा ना, मैं कंपैरिजन करूंगा। लेकिन वही बात है कि इन्वेस्टर वो पिकअप नहीं कर सकता कि कौन से स्टॉक है। उसको छोटा इन्वेस्टर आता है, उसको पता ही नहीं होता, तो कहता है ट्रेडिंग करो, दरख्त में पैसे लगे निकालो भाग जाओ मैं। गिरता जाएगा। लेकिन वो उसको अभी नहीं पता साहब होता। यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एक ब्रेक। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।